अरे रामू, घर की सफाई हुई या नहीं? जल्दी से चाय का पानी आंच पर चढ़ाओ। सवेरे सवेरे अम्मा की आवाज से अचानक मेरी नींद खुली तो देखा वे नौकरों को अलग अलग निर्देश दे रही थीं। पूरे घर में हलचल मची थी। आज गरीब रथ से जया दीदी आने वाली हैं। जया दीदी हम बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनकी शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में हुई है। साथ में दोनों बच्चे व जीजाजी भी आ रहे हैं। अम्मा चाहती हैं कि इंतजाम में कोई कमी न हो। तभी बाबूजी की आवाज आई, अरे बैठक की चादर बदली के नहीं? मेहमान आने ही वाले होंगे। सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। कभी कभी तो आ पाते हैं बेचारे, उनको छुट्टी ही कहाँ मिलती है। तभी अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे नीना, तू तो ऐसे ही बैठी है। और यह क्या? मुन्नू तो एकदम गंदा है। चल उठ, नहा धोकर नए कपड़े पहन। और हाँ, मुन्नू को भी ढंग से तैयार कर देना, वरना मेहमान कहेंगे कि हमने तुम्हें ठीक से नहीं रखा। अम्मा की बातें सुनकर मन कसैला हो गया। मैं भी शादी के बाद जब एक दो बार आई थी, तब घर का माहौल ऐसा ही रहता था। पहली बार जब मैं शादी के बाद मायके आई थी, तब सब कैसे खुश हुए थे। क्या खिलाएं, कहाँ बैठाएं, लग रहा था जैसे मैं फिर कभी आऊंगी ही नहीं। लेकिन कितने दिन ऐसा आदर सत्कार मुझे मिला। ससुराल जाते ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, फिर बहाने से यहाँ लाकर बैठा गए। दरअसल मुझे सफ़ेद दाग की बीमारी थी, जिसे छिपाकर मेरी शादी की गई थी। फिर घर की प्यारी बेटी, जो पिता की आंखों का तारा व माँ के लिए नाज थी, के साथ शुरू हुआ एक नया अध्याय। जो पिता मेरा खुले दिल से इलाज करवाते थे, उन्हें अब मेरी जरूरी दवाएं भी बोझ लगने लगीं। माँ को शर्म आने लगी कि पास पड़ोस वाले कहेंगे कि बेटी मायके में आकर ही बस गई। भाई बहन भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते थे। अभी यह लड़ाई चल ही रही थी कि पति का बोया हुआ बीज आकार लेने लगा। खैर, जैसे तैसे मुन्नू का जन्म हुआ। नाती के जन्म की जैसी खुशी होनी चाहिए, वैसी किसी में नहीं दिखी। बस एक कोरम पूरा किया गया। धीरे धीरे मुन्नू 3 साल का हो गया। तब मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहकर ताने सुनने से अच्छा है कुछ काम ही किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी से पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वे और लड़कियां भी ले आईं। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगीं और इससे मेरी अच्छी कमाई भी होने लगी। मुन्नू के 4 साल का होने पर मैंने उसे पास के प्ले स्कूल में भर्ती करा दिया। अब मेरे पास समय भी काफ़ी बचने लगा, जिसका सदुपयोग मैं अपने सिलाई सेंटर में किया करती थी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफ़ी बढ़ जाने के कारण मुझे तो सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो भाभी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू में तो वे कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन बाद में इसका खुलेआम विरोध करने लगीं। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्नू के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ीं। चिल्लाकर बोलीं, बाबूजी, घर में यह सब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना वैसे ही मुश्किल हो गया है, ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगीं, जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का न बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी।
मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। खैर, जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर से सामान्य हो गई। मुन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। अब आसपास के गांवों की लड़कियां और महिलाएं भी आने लगी थीं। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे न लेती, वे मान गई थीं। कुछ पैसे मैं भविष्य के लिए बैंक में भी जमा करा देती थी। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। घर में भाभी की चिकचिक बदस्तूर जारी थी। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थीं। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का कामकाज भी करना चाहती थीं, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थीं। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठाए आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे, जितना खर्च इसमें लगता है उतने में तो हम 2 नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही हूँ। फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन भाभी को तो मुझसे जैसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन उनकी बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहूँगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं जबरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। सिलाई सेंटर में लड़कियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो सेंटर की एक शाखा और खोल ली। मुन्नू भी दिनों दिन बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में जुटा था। पढ़ने में वह काफ़ी होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। अम्मा बाबूजी का हालचाल फ़ोन से पता चल जाता था। कभी कभार मुन्नू से मिलने के लिए वे आ भी जाते थे। अब मेरा काम बहुत बढ़ गया था। मैंने एक बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थीं। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था और अब मुन्नू भी MBA करके मेरे आयात निर्यात का काम देखने लगा था। उसके बारे में मुझे एक ही चिंता थी कि उसकी शादी कर दूं। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसिन गीता आंटी मिली। कहने लगी कि तुमको पता है तुम्हारे मायके में क्या चल रहा है। मेरे इनकार करने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती हैं। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझे मिले थे। वे किसी वृद्धाश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं,
तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुनकर मैं रो पड़ी। ओह! मेरे अम्मा बाबूजी की यह हालत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा मन धिक्कार उठा। यहाँ मेरी वजह से कई परिवार चल रहे थे और वहाँ मेरे अम्मा बाबूजी की यह हालत हो गई है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ, अब और नहीं। अम्मा बाबूजी को यहीं ले आऊंगी। अगले ही दिन गाड़ी लेकर मैं और मुन्नू उनको लाने के लिए घर गए। हमें देखते ही वे रोने लगे। हमने उन्हें चुप कराया, फिर साथ चलने को कहा। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहां भाभी आ गईं और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना कहा, हमें जाने दो बहू। अम्मा बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगा आज मैं हवा में उड़ रही हूँ, आज मैंने जिंदगी की जंग को जीत लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।